Men feel the same emotions as women. So just because you're expressive doesn't mean you're available either. इमोशंस एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? आप एंगर फील करो और उसको इग्नोर कर दो तो एंगर कहीं ना कहीं अंदर और दबना चालू हो जाता है. What do you have to say about different emotional languages? हम वोकेबलरी बना लेते खुद के लेवल पर ना कि हम इस तरीके से ही चीज़ें बात करते हैं, यही चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, यही चीज़ें देखते हैं. अनसेड वर्ड्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस विल ऑलवेज लीड टू स्ट्रेस. एज अ पार्टनर हम कैसे समझा सकते हैं कि नो दिस इज अ प्रॉब्लम? घर बैठे हुए ही 10 अलग अलग लड़कियों को रीच आउट कर सकते हो, डेट कर सकते हो. इन सब चीज़ों की वजह से हमारा रिलेशनशिप में इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो गया है. हाँ बिल्कुल. आई मीन ऑब्वियसली कंपैरिजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरा जो गुस्सा एक सबसे एक्सट्रीम फॉर्म में निकल रहा है वो एक दिन का बिल्डअप नहीं था. दुनिया में हर इंसान अपनी कहानी में हीरो वही है. हम सब साइड कैरेक्टर है. खुद से प्यार करने में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? लविंग योरसेल्फ ओनली कम्स आफ्टर यू लव बीइंग योरसेल्फ. जब लोग ये बोलते हैं ना कि सेल्फ लव, तो मुझे लगता है कि कई बार वो बहुत एक्सट्रीम में भी चला जाता है कॉन्सेप्ट. दूसरे बंदे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और सिर्फ यो सेल्फ लव नहीं हुआ, फिर नार्सिसिज्म हुआ. एक बैड बॉय वाली जो इमेज होती है तो वो लड़के काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. Women are attracted to confident people और bad boys दिखते हैं confident. वेलकम बैक शिवम टू एपिसोड 2. Thank you so much. तो अब इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इमोशंस रिलेटेड. बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक जो बहुत ही काइंड ऑफ अ फेमस वर्ड बन चुका है, इमोशनल अवेलेबिलिटी बिटवीन कपल्स और पार्टनर्स. इस पे आपका क्या कहना है? इमोशनल अवेलेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? I think जो इंसान अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, समझ सके और दूसरे पार्टनर के भी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, समझ सके और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके. जब हम बात करते हैं इमोशनल अवेलेबिलिटी की तो एक आई थिंक ओवरली यूज टर्म है जिसमें बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि वो मेरे इमोशन को समझता है नहीं समझता है. बट उसमें काफ़ी बार हम ये मिस आउट कर देते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है समझने की और वो कौन सी इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है. बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं ना कि मेन आर नॉट इमोशनली अवेलेबल एंड women are very emotionally available. But actually, दोनों are not really true. Men feel the same emotions as women. Yes, ये ज़रूर है बात कि men tend to express certain emotions and do not express certain emotions because of whatever reason, because of society, because of conditioning and because of certain areas, which is wrong, which is should be changed. जो दूसरा पार्ट आता है जब कहते हैं कि women are emotionally available, तो that is also wrong. Women are not always emotionally available. Women are emotionally expressive. I'm not talking about everyone, but some women are emotionally expressive, better emotionally expressive. But emotionally available में emotions को समझ के एक तरीके से respond कर पाना भी एक important role play करता है. वो भी एक आर्ट है. Right. तो just because you're expressive doesn't mean you're available either. Okay. तो वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है which involves emotional awareness, emotional management and so many other things combining it. And सबसे बड़ा पार्ट कि समझ पाना दूसरे इंसान को भी कि just because a person is not aligning with your thoughts and emotions doesn't mean the person is not emotionally available. In that case, you might not be emotionally available. Could be, yes. तो शिवम, एक औरत और आदमी या फिर एक लड़का और लड़की दोनों के इमोशंस एक्सप्रेस करने या इमोशनली अवेलेबल होने के तरीकों में क्या क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, जेनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे कंडीशनिंग इवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ को लेकर कि एक तरीके से बचपन से ये चीज़ दिमाग में बैठा दी जाती है कि ये कुछ इमोशंस मेन के लिए होते हैं, ये कुछ इमोशंस वुमेन के लिए होते हैं. तो मेन प्राइड फील कर सकते हैं, एंगर फील कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर इमोशंस फील कर सकते हैं. बट वुमेन कैन नॉट डू दैट एंड मेन कैन नॉट एक्सप्रेस सैडनेस, मेन कैन नॉट एक्सप्रेस फियर. तो वो जो चीज़ ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप सैडनेस को, फियर को, इन चीज़ों को एक्सप्रेस ना करो, तो वो चीज़ें दबनी चालू हो जाती है और वो निकलती है फिर एंगर के थ्रू, ये अलग इमोशन, सेकेंडरी इमोशंस के थ्रू. और जब हम कहते हैं ना कि मेन में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बार मेल ईगो वाली बात करते हैं, वो भी एक पॉइंट है कि आप इतनी सारी इमोशंस को दबा के रखे हो अपने अंदर, तो इट बिकम्स अ डिफेंस मैकेनिज्म. आपने वॉल बना लिया, खड़ा कर लिया अपने बाहर कि मुझे तो इस तरीके से ही दिखना है, सब चीज़ों को दबा कर. तो इट कम्स आउट इन अ फॉर्म ऑफ ईगो. एंगर इज नॉट अ नेगेटिव इमोशन ऑल्सो. जैसे उसको परसीव किया जाता है कि यार गुस्सा अगर हो रहा है तो अरे नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना है. बट क्यों नहीं करना है? क्योंकि इंसान मतलब देवी देवता तो नहीं है ना कि गुस्सा नहीं आएगा, आपको कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा. तो ये जो अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं?
इमोशंस, एवरी इमोशन सर्व्स अ पर्पस। हर एक इमोशन का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ प्लेजेंट है, कुछ अनप्लेजेंट है, अग्रीड, बट हर इमोशन का कुछ ना कुछ पर्पस है। और जब हम उन पर्पस को समझना चालू करते हैं, दैट इज वेयर द चेंज हैपेंस। जब हम इग्नोर करते रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही फील करना है, और जहाँ अनप्लेजेंट इमोशंस आते हैं हम उसको भागना चालू कर जाते हैं उन चीज़ों से। और जो बात की गुस्से की, तो गुस्सा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। एंगर इज़ अ प्रोटेक्टिव इमोशन। एंगर आपको प्रोटेक्ट करता है एक ऐसे थ्रेट से जो आपको हार्म कर सकता है, हर्ट कर सकता है। एंड अगर उसको हम समझेंगे तो एक बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि सच में डेंजर मुझे मेरी जान ले लेगा, तो हम बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम वही होता है कि एंगर से ज़्यादा उसके रिएक्शन का प्रॉब्लम होता है। आप एंगर फील करो और उसको इग्नोर कर दो, तो वो एंगर कहीं न कहीं अंदर और दबना चालू हो जाता है। और जब अगली बार वो चीज़ें निकल कर आती है तो बहुत स्ट्रांगली अग्रेसिव तरीके से निकल कर आती है। तो आई थिंक एड्रेस करके उसको मैनेज करना है राइट फ्रॉम वेरी इनिशियल पॉइंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसको हम एक अलग तरीके से चैनलाइज़ करना स्टार्ट करें रादर देन कंप्लीटली इग्नोरिंग इट। शिवम, हर किसी का इमोशनल लैंग्वेज अलग होता है, तो व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट डिफरेंट इमोशनल लैंग्वेजेस? आई थिंक हम वोकैबुलरी बना लेते हैं खुद के लेवल पर ना, कि हम इस तरीके से ही चीज़ें बात करते हैं, यही चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, यही चीज़ें देखते हैं। ये बना लिए बिकॉज़ कंडीशनिंग का एक रोल रहा है। तो हम उस इमोशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट ईदर। बट आप तो फ़ील तब भी बाकी चीज़ें कर रहे हो ना। आपको जस्ट कंफर्ट नहीं फ़ील हो रहा है सैडनेस एक्सप्रेस करने में, डज़न्ट मीन दैट यू डोंट फ़ील सैड। तो आइडियली रादर देन लैंग्वेज आई शुड फोकस अपॉन कि हम हर एक इमोशन को समझें और एड्रेस करना स्टार्ट करें। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हम एक्सप्रेस करें उसी तरीके से जो बाकी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हिच मीन्स कि अगर किसी इंसान को वेंट आउट करके या बात करके या शेयर करके अच्छा फ़ील हो रहा है अपने सैडनेस के बारे में, तो ठीक है, उनके लिए सही है। बट आपको नहीं फ़ील हो रहा एक्सप्रेस करके अच्छा, लेकिन आप उसको प्रोसेस करके लिख कर निकाल ले रहे हो बाहर, दैट इज़ ऑल्सो गुड वे। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इमोशनल एक्सप्रेशन शुड बी द सेम, बट प्रोसेसिंग शुड बी देयर ऑलवेज। इट कैन नॉट बी कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। सो मतलब हर कोई सारे इमोशन फील तो करता है, बट एक्सप्रेस करने का तरीका अलग-अलग हो हो सकता है। सकता है, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, एक्सप्रेस भी कर लेंगे एक्सप्रेस लोग तो अच्छी बात होगी। लोग एक्सप्रेस भी नहीं करते, छुपाते हैं। छुपाते या इग्नोर करते हैं। स्पेशली रिलेशनशिप्स में अगर आप जब तक एक्सप्रेस ही नहीं करोगे सामने वाले को कि यार मुझे इस चीज़ का बुरा लग गया या मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी, वो अंदर ही अंदर रहेगा और वो कहीं ना कहीं वो फिर एकदम से फटता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ़ के ऊपर ना, बिकॉज़ समवेयर आपकी बिलीफ सिस्टम को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके आइडेंटिटी को भी चेंज करना चालू कर देता है, दब-दब के चीज़ें। और हमने ना एक बहुत ही यूजुअल सिनेरियो देखा है शायद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से कि यार पापा लोग हैं और गुस्सा बहुत तेज है और हमें बस मतलब जैसे ही एंट्री होती थी बच के रहना है, ऐसा एक माहौल बना होता था। और आपको क्या लगता है कि वो अभी इस जनरेशन में वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, एंड अगर हो रही हैं तो क्या ऐसे स्टेप्स हमारी जनरेशन में भी ले रही है जहाँ पे वो जो एक पापा का कड़क होना थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता जा रहा है? अच्छी बात है, चेंज हो रही है। थिंग्स आर चेंजिंग, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए चेंज। लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है समझना कि ये दिस एक्सट्रीम या दैट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, पिछले जनरेशन में हमें एज़ जो हमारा जनरेशन था, तो वी सॉ दैट, तो हमें लगा कि बहुत गलत हुआ हमारे साथ, तो हम उसका कंप्लीटली ऑपोजिट करने लग जाते हैं। व्हिच मीन्स हम एक वी आर बीइंग टू लिबरल एंड टू फ्री विद आवर किड्स एज़ वेल, जो कि अनदर एक्सट्रीम अप्रोच है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम डिसिप्लिन इज़ नेवर अ रॉन्ग थिंग, डिसिप्लिन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वंडरफुल थिंग। तो हमारे पेरेंट्स ने अगर इस एक्सट्रीमिटीज़ में डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहा, तो हम इस एक्सट्रीम में करना चाह रहे हैं जहाँ करना ही नहीं चाह रहे डिसिप्लिन, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं डिसिप्लिन करते कैसे हैं। दैट्स राइट। तो हमें जैसे खुद के साथ, अगर मैं खुद को बोलूँ कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है गोल, तो कितना परसेंट चांसेस है कि मैं उस गोल को अपने आप को पुश कर सकूँ विदाउट पनिशिंग माई सेल्फ एंड विदाउट मेकिंग माई सेल्फ फील गिल्टी फॉर इट? हम कैसे फील करेंगे कि यार तुमसे ये भी नहीं होता, बेवकूफ़ क्या इंसान हो तुम, क्या घटिया इंसान हो, तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब द सेल्फ सूदिंग थॉट्स और द डिसिप्लिन ऑफ द थॉट्स हम तो खुद में मैनेज नहीं कर पाते। तो बच्चों तक डालना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, दूर की बात हो गई। तो सबसे पहले वो चेंजेस खुद में लाना बहुत ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज़ अ वंडरफुल अप्रोच, बट इट शुड नॉट कम विद अ कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट। इट शुड कम विद अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई आई एम एक्चुअली बीइंग डिसिप्लिन्ड। अगर सुबह उठना अच्छी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको पुश नहीं कर सकते ना कि नहीं उठोगे तो छड़ी पड़ेगी, दैट्स अ प्रॉब्लम। और बिल्कुल ही वो भी नहीं हो सकती कि नहीं उठ रहे 12 बजे उठ रहे, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी गलत है। अच्छा, सो एक चीज़ और शिवम, मतलब आपने कहा कि चाइल्डहुड की का काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे
हमारी पर्सनैलिटी पे या फिर एज अ पर्सन हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे इमोशनली अवेलेबल होते हैं। सो बॉलीवुड में एक मूवी थी डियर जिंदगी, जिसमें आलिया भट्ट ने एक कैरेक्टर प्ले किया था। शी वॉजेंट इमोशनली अवेलेबल टू एनी ऑफ हर पार्टनर्स, मतलब आज इसके साथ हुकअप फिर उसके साथ हुकअप, क्योंकि उसका चाइल्डहुड वैसा था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स या कोई भी इमोशनली अवेलेबल नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब सब कुछ वही है ना, हु आर यू एज अ पर्सन। आप जो भी हो आज इंसान हो, आप कौन हो। आपकी जॉब को हटा दे, आपकी नाम को हटा दे, तो आप अपनी आदतों से बने हो, आपकी कंडीशनिंग से बने हो, आपके इन्वायरमेंट से बने हो। अगर आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो लैंग्वेज? बिकॉज आपने वो सुना था बचपन में। आप एक तरीके से फील कर रहे हो एक चीज़ को लेकर। आप क्रिकेट देखना पसंद करते हो, क्यों फील करते हो? क्रिकेट मज़ा आता है देखने में, बिकॉज वो हमने सेलिब्रेट होते हुए देखा है। तो छोटी से छोटी चीज़ें, कैसे फील करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे एंजॉय करना है, इट ऑल केम फ्रॉम हाउ वी परसीव्ड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो एनवायरनमेंट शेप्स अस। बट वही एनवायरनमेंट का कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स है। पॉजिटिव एलिमेंट का पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है, नेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव पार्ट दिख रहा है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली एड्रेस द इश्यूज एंड चेंज दोज थिंग्स, तो वो नेगेटिव चीज़ें भी हमें आइडेंटिटी बन जाती है फिर। तो आई थिंक आज की जनरेशन में थेरेपी हैज़ बिन नॉर्मलाइज एंड लोग थेरेपी ले रहे हैं बहुत हद तक। आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि लोग एटलीस्ट खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हूँ मैं कौन, एंड मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ खुद के साथ, क्या चीज़ें मुझे हेल्प कर रही है, क्या चीज़ें मुझे हेल्प नहीं कर रही है, ताकि उन पे काम करना हम चालू करें। पर जैसे आप बोल रहे हो कि काम करना हम चालू करें, और अगेन मैं उसी टॉपिक पे आऊँगी कि यार लड़कों को हमने देखा है थोड़ा सा अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करते हुए। आपने बोला कि वो फ़ील कर रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग Not- इन अ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, विद फैमिली, विद द पार्टनर। तो कैसे, मे बी लड़कों को क्या स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि वो उनको एक सेफ स्पेस भी फील होना चाहिए कि यार मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस बंदे के सामने, या मुझे मन कर रहा है एक्सप्रेस करने का बट मुझे समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या है, तो उस चीज़ पे। राइट, आई थिंक सेफ स्पेस एग्जैक्टली द राइट वर्ड है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पर रादर देन देम उनके सराउंडिंग का रोल प्ले होता है फिर। मान लो घर में वो कभी इन्वायरमेंट मिला ही नहीं, बिकॉज नहीं मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट गॉट दैट इन्वायरमेंट एट होम, कि अगर वो बोलने भी चाहेंगे तो उनको चुप करा दिया जाएगा कि देखो भाई, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है, ये सब रोना धोना का काम तुम मत करो। राइट, तो बी अ मैन एंड मैन अप। या तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, देन विल हैव टू गिव इट अ डिफरेंट डायरेक्शन। था यहाँ पर पार्टनर का रोल आ सकता है, फ्रेंडशिप्स का रोल आ सकता है, कि एज अ पार्टनर एक स्पेस दिया जाए कि बी योर सेल्फ, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग। एंड वो चेंजेस एक दिन में नहीं आएंगे, कि 20 25 30 साल का एक आदत एक दिन या एक महीने या 2 महीने की आदतों से नहीं जाने वाला। एक स्पेस, ट्रस्ट डेवलप करने में वक्त लगता है। तो उधर दूसरे पर्सन या पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, टू गिव देम द स्पेस एंड अलाउ देम टू बी वोकल अबाउट व्हाट दे फील, एंड वहाँ पे नॉन जजमेंटल अप्रोच हमारा देना एज अ वुमेन, लेट्स से। तो वहाँ से चीज़ें चेंज होती है, बट फिर भी एज अ कोर बहुत लेवल पे चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बट एटलीस्ट जब एक हेल्दी स्पेस बन जाता है ना, डिस्कस करने का, शेयर करने का, तो बहुत सारी चीज़ें बेटर होती है। तो क्या कोई अगर लड़का ऐसा है जो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो चेंज हो सकता है इवन इफ वी लाइक अप्लाई, हम उनको सेफ स्पेस भी दे दें, हम उनके साथ नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशन भी करें, बट अगर हमें लगता है कि किसी का वो नेचर ही नहीं है अंदर से, वैसे लोगों को चेंज किया जा सकता है? सॉरी आपका फ्लो ब्रेक करने के लिए। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आपसे। हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमारे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वॉच आवर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। प्लस 85 टू 90% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह प्यारे प्यारे कॉन्वर्सेशंस आपके सामने लाते रहें एंड इसी तरह और अच्छे और बेहतर गेस्ट हम आपके सामने लाते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारे पिछले पॉडकास्ट में जितने भी व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स किया है, कुछ टॉपिक्स ऐड करने को बोले हैं, सो डोंट वरी, हम लोग अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में फॉर श्योर वो वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हर्ट दे आर कैरिंग। एक बच्चा कभी चुप नहीं होता है ना, बच्चा कभी अनएक्सप्रेसिव होता है, वो तो हमेशा एक्सप्रेस करता है। वो बच्चा चुप होना कब स्टार्ट कर देता है? जब उसकी बातें कोई सुनने ही वाला नहीं होता है, या उसकी बातों को चुप करा दिया जाता है। तो नो वन इज नॉट एक्सप्रेसिव बाई नेचर। पीपल बिकम नॉट एक्सप्रेसिव बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। अब मान लो बहुत डेप्थ में, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो उसे निकलने में ज़्यादा वक्त लगेगा।
अगर थोड़ा बहुत है तो ज़्यादा कम समय लगेगा। तो उस इंटेंसिटी को गेज करना ज़रूरी है। बट अगेन एज अ नॉर्मल रैंडम पर्सन आप कितनी गेज कर लोगे इस चीज़ को? दैट इज़ वेयर द प्रोफेशनल हेल्प कम्स इनटू पिक्चर, कि आप मे बी टॉक टू प्रोफेशनल, टॉक टू पीपल अराउंड इट, आप इसको मैनेज करो, अंडरस्टैंड करो। तो प्रॉब्लम काफ़ी बार ये भी आ जाती है कि काफ़ी बार ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज़ को कि प्रॉब्लम भी है, राइट। ये इश्यू है। अगर जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप बहुत चैनल ढूंढ लोगे मैनेज करने का, वर्कआउट करने का। तो ये चेंज लाना कि ये प्रॉब्लम है समहाउ, ये दिखा पाना और देख पाना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स खुद में। फॉरगेट अबाउट योर रिलेशनशिप्स, वो बर्डन मत उठाओ अभी इस पॉइंट पे कि रिलेशनशिप कितना खराब हो रहा है हमारा। अपनी लिए सोचो, क्या मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरे फिजिकल हेल्थ, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, मेरी बीमारियां, क्या चीज़ें आ रही है? बिकॉज आती है। Unsaid words, unprocessed emotions will always lead to stress. And the stress, they'll manifest either physically or mentally. राइट? तो आप वो ऑब्जर्व करो ना, और आप खुद के लिए काम करो, मत करो किसी और के लिए काम। तो वहां से आप काम करना चालू करो, ऑब्जर्व करना चालू करो, एंड देन ट्राई टू इनिशिएट सर्टेन थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं है, या मैं शायद एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा हूँ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे वो नीड ही फील नहीं हो रही है, या मेरे पार्टनर को फील नहीं हो रही है। तो एज अ पार्टनर हम कैसे समझा सकते हैं कि नो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और इस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए? क्योंकि ये सब बहुत होता है। लोग, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात करी, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमोशंस, वहाँ पे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर किसी इन्वायरमेंट ने एक इंसान को एक तरीके से बनाया है, तो किसी और इन्वायरमेंट से वो इंसान चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पार्टनर का रोल हो सकता है एक अलग पाथ दिखाना दूसरे इंसान को, विच मीन्स इफ आई एम विद अ पार्टनर, और लेट्स से कि आई एम अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व, लेट्स से मैं बोलता ही नहीं हूँ, लेट्स से, एंड मेरे पार्टनर बहुत बोलते हैं, बहुत शेयर करते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं। तो यस, इनिशियली मुझे शॉक लगेगा, क्या ही हो रहा है, मैं क्यों ही इतना बात कर रहा हूँ। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे दिखेगा कि इसके फायदे है, एंड मे बी ओवर टाइम मुझे वो पाथ भी दिखना चालू हो जाएगा कि ये एक अच्छा पार्ट है। तो ओवर टाइम आई विल स्टार्ट बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ अदर थिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर पैरामीटर इन माई सेल्फ एज वेल। तो वो पाथ, इन्वायरमेंट का रोल आ जाएगा कि हम उसको कितना हेल्दीली करें। काफ़ी बार ऐसे लोग जो होते हैं ना, नॉट एक्सप्रेसिव, वो बहुत एक जोन में रहते हैं फिर अपने। तो आप जितना उनको पिन पॉइंट करोगे ना कि यू आर नॉट स्पीकिंग अप, दे अगेन गो टू मोर शेल, बिकॉज उनको जजमेंट का ही तो डर था अबाउट देमसेल्व्स। तो इस पॉइंट पे रादर देन पिन पॉइंटिंग टू देम कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, रोल होना चाहिए पार्टनर का टू जस्ट कैरी आउट योर एक्टिविटी अपने तरीके से एंड गिव देम द शो देम द बेनिफिट्स दैट कम्स विद इट, ताकि उनको दिखे कि एक तरीका दुनिया में जीने का एक और एग्जिस्ट करता है, rather than you thinking this particular way। और जब दिखेगा सामने ये होते हुए, तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी धीरे धीरे खुलना चालू करेगा। बट उसमें कौन से ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? अगेन कंक्रीट आप कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ एंड गिव शो देम कि इसका बेनिफिट आ रहा है। आई थिंक जैसे गीत और आदित्य जब वी मेट में वो जब we met। एग्जैक्टली वही था कि गीत अपोजिट थी, आउटस्पोकन थी, आदित्य काफी शाई, वेरी इंट्रोवर्ट। बट मुझे लगता है वो एक लेवल पे फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है फॉर द अदर पर्सन, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको एक पॉइंट पे लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो बट कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। इट इज लाइक सो लॉन्ग, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, देन व्हाट विल यू डू? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, कि लॉन्ग, बहुत ही लंबा ये गेम है, क्योंकि ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो समवेयर इस चीज़ को दैट्स व्हाई आई सेड कि प्रोफेशनली अगर हो जाए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि अगर दूसरा इंसान समझ नहीं पा रहा कि गलती हो रही है, बट एटलीस्ट अ पर्सन इज इंट्यूटिवली इंटरेस्टेड टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, तो आपकी कुछ चीज़ों को तो एक एडवाइस की तरह ले ही सकता है ना कि चलो टेक प्रोफेशनल हेल्प, सी हाउ इट वर्किंग आउट फॉर यू। एटलीस्ट वो स्टेप लेना चालू करे, एक्टिव स्टेप लेना चाह रहे उस डायरेक्शन में। तो आप, क्योंकि आप किसी एक पार्टनर के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है, अपनी ज़िंदगी तो झेलना मुश्किल है, उसके मैनेज करना मुश्किल है, दूसरे की लाइफ को भी आप मैनेज करना चालू कर दो, बहुत बड़ा बर्डन है किसी भी इंसान के लिए। तो उस पार्ट में भी शायद पुशिंग देम टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ हेल्प और सम सॉर्ट ऑफ हैबिट्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइजिंग, गोइंग फॉर वॉक्स, टॉकिंग, शेयरिंग थिंग्स, गिविंग देम द स्पेस इवेंचुअली, स्लोली एंड स्टेडीली, वो चीज़ें बेटर होती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट अगर उनको मिल जाएगा एक्सटर्नल पैरामीटर तो सबसे बेस्ट है फिर तो। अच्छा, एक चीज़ शिवा, मतलब मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि आजकल जो ये डेटिंग ऐप्स हैं या फिर सोशल मीडिया, उसके थ्रू हमारी एक्सेसिबिलिटी, रीच इंक्रीज़ हो गई है कि आप घर बैठे हुए ही 10 अलग-अलग लड़कियों को रीच आउट कर सकते हो, डेट कर सकते हो। सो उसकी वजह से हमारे एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ हो गए हैं कि यार मुझे मेरे पार्टनर में मे बी कटरीना जैसी ब्यूटी चाहिए, ये दूसरी एक्ट्रेस के जैसा माइंडसेट चाहिए, इस लड़की के जैसा करियर चाहिए, तो ये 10 क्वालिटीज़ चाहिए। तो एक पार्टनर में मैं ब्यूटी ढूंढूंगा, एक पार्टनर में मैं मे बी इमोशनल
कनेक्शन ढूँढूँगा, एक पार्टनर में कोई दूसरी क्वालिटी ढूँढूँगा, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं। तो डू यू थिंक इन सब चीज़ों की वजह से हमारा रिलेशनशिप में इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो गया है? हाँ, बिल्कुल। आई मीन ऑब्वियसली कंपैरिज़न प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है, बिकॉज़ आपका दिमाग तो उस कंपैरिज़न से बाहर ही निकल पा रहा है। और दूसरी बात, डू यू रियली वांट अ पर्सन और डू यू रियली वांट अ थिंग्स दे आर कमिंग विथ? बिकॉज़ जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं आइडियली, तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है गेज कर पाना कि वो इंसान क्या है, क्या नहीं है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें नहीं हैं। बट एक पॉइंट आता है जब आप समझना चालू कर जाते हो, और वो तब आ पाता है जब आप एक जगह अटके हुए, आपका दिमाग एक जगह फंसा हुआ है। अगर आपका दिमाग 5 जगह फंसा हुआ है, तो आपको तो खामियां दिखेंगी, आप तुरंत भागोगे दूसरी जगह। तो आपको सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आपको 15 दिन हुए बात करते हुए और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो चीज़ें गलत हो रही है, वर्कआउट नहीं करेगा। आप इमीडिएटली जंप कर जा रहे हो। क्यों जंप कर रहे हो? बिकॉज आपको ऑप्शन दिख रहा है जंप करने का। अगर नहीं दिखता तो शायद नहीं करते, और शायद आप सस्टेन कर जाते। तो वो पॉइंट है कि प्रोज एंड कॉन्स अगेन, कि मे बी रिसोर्सेज ज़्यादा है तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन कौन ये कि अनलेस अंटिल यू आर अवेयर अबाउट व्हाट यू रियली वांट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, आप कंफ्यूज्ड ही घूमते रहोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स आज के डेट पे रिलेशनशिप्स में। और अगर रिलेशनशिप्स में हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे मेरा सेल्फ वर्थ भी ना डाउन होता जा रहा है, लाइक डिग्रेड होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर पार्टनर आपका एक्सप्रेसिव नहीं है तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा ही क्या है, यू नो वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ द लाइफ पाथ। तो वहाँ पे मतलब ऐसे कौन से मे बी टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें? अगेन ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना ना, कि चीज़ों को थोड़ा पर्सनली ना लेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, राइट? एंड हम लेते हैं पर्सनली, हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं। ऑफ कोर्स। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, रोमांटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे और ज़्यादा पर्सनली लेते हैं, बिकॉज डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को वो चीज़। लेकिन फिर भी समझ के चलना ना कि इफ समवन इज नॉट डूइंग समथिंग, इट हैज़ वेरी लेस टू डू विथ यू एंड मोर टू डू विद देम। यस, इट इज स्टिल हर्टिंग यू, इट इज स्टिल इम्पैक्टिंग यू, बट हमें समझना है कि वो चीज़ हर्ट और इम्पैक्ट इस लेवल पे कर रही है हमें, बिकॉज हमारी कुछ नीड्स फुलफिल नहीं हो रही उस कारण से। तो मे बी फिगर आउट अ वे कि आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली बनाते रहो, आगे बिल्ड करते रहो, फिगर आउट करते रहो कि मैं अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करूँ इन सम वेज और अनदर। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बात करना है, शेयर करना है, बट द पर्सन इज नॉट दैट केपेबल टू टॉक एंड लिसन टू सर्टेन थिंग्स। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, डिस्कस करो, शेयर करो, लिखो, फाइंड आउट अल्टरनेटिव वे पाथ एज वेल, बट स्टिल बी कनेक्टेड टू द पार्टनर एज वेल, ताकि आपका सारा डिपेंडेंसी उस पार्टनर पे डिपेंडेंट ना रहे, ताकि आपकी लाइफ ही रुक जाए। मैक्सिमम गलतियाँ होती है कि हमारी लाइफ रुक जाती है पार्टनर को चेंज करते रहे प्रोसेस में। 15 साल बाद वो पार्टनर चेंज हो जाता है, लेकिन तब तक आप थक चुके हो, और तब तक इतना रिजेंटमेंट, इतना गुस्सा अंदर भर जाता है कि वो चेंज होने के बाद भी कोई फायदा हो नहीं रहा है। राइट, मतलब इतनी इरिटेशन आ गई है अंदर, एग्जैक्ट। तो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं तो आपको लेट हाँ, डाउन करना ही मतलब पड़ता है। करना पड़ेगा, राइट। शेयर तो करना आपको, पड़ेगा। हाँ, तो पॉइंट ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मत जाने दो, बिकॉज इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा तो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड व्हेन दैट हैपेंस देन आप अगेन और लोनली फील करोगे। पर शिवम, ये भी तो है ना कि मतलब दूसरा एस्पेक्ट भी देखना चाहिए कि जो दूसरा पार्टनर था, आपने अपने एफर्ट्स लगा दिए, दूसरे पार्टनर को अपने शेल में से निकल के आने में टाइम लग रहा था। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग कि यार मैं एक्सप्रेस करूं खुद को, बट ही कुडंट डू इट, क्योंकि एज अ पर्सन वो 30, 32, 35 साल से ऐसा ही है। उसे टाइम लगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक वो चेंज हुआ तब तक आप चेंज हो गए, तो रिलेशनशिप तो आपका खराब हो रहा है ना। नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, चेंज नहीं होना है रिलेशनशिप में। आपकी प्रायोरिटीज डिफाइंड होनी चाहिए कि मैं अपने पार्टनर के साथ ये 5-10 चीज़ें करना है मुझे, बट अपनी लाइफ रोकनी नहीं है। आप डिवोट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए कि दिस इज़ माई डिवोशन, मेरा कंप्लीट गोल शुड बी टुवर्ड्स दिस, एंड ये नहीं हो रहा है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इरिटेटेड हूँ। ये पॉइंट है कि मैं रिलेशनशिप में आज भी हूँ और 5 साल बाद भी रहूँगा या रहूँगी, बट द गोल इवेंचुअली शुड बी कि मैं अपनी लाइफ को रोक कर सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे शेयर करना है, मैं फ्रेंड सर्कल है मेरे पास शेयर करने के लिए, मुझे बात करना है, ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल करना है, तो मैं लेकर जा रही हूँ या घूम रही हूँ खुद से, वॉट एवर आई एम डूइंग, ताकि मेरी नीड सप्रेस नहीं हो रही उस प्रोसेस में। बिकॉज 5 साल बाद अगर आप चेंज हो भी जाते हो, लेकिन ये पर्सन तब तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इरिटेट हो चुका है, तो इतना रिजेंटमेंट के बाद एक्सेप्टेंस भी नहीं आता है ना। एंड प्रॉब्लम यही है कि इतना डिफरेंसेस है दोनों साइड्स पे, कि अगर दोनों इंसान चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज ब्यूटीफुल थिंग, बट ये बात ऑफ कम्युनिकेशन भी बिल्डअप करना जरूरी है। बिकॉज जो आप बात कर रहे हो तो फिर भी आइडियल केस है कि अगर दूसरा इंसान इनिशिएटिव दिखाए ना कि मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कोशिश करने का, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस अदर पर्सन विल बी वेरी पेशेंट, या बिकॉज उनको कुछ तो रिवॉर्ड दिख रहा होगा ना। मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में रिजेक्शन दिखता है कि करूंगा नहीं, मैं ही यही हूँ मैं।
व्हाई आस्किंग मी टू चेंज? जब रिजेक्शन दिखे तब क्या करे इंसान? मैं तो ऐसा ही हाँ, हूँ, मुझे right. इमोशन शेयर करने नहीं आते हैं। हाँ, तो उस केसेस में आप करो अपना पार्ट, यू प्ले योर पार्ट, यू पुश योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन एज वेल, बट साथ-साथ में आप अपनी चीज़ों को भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करने दो। तो वो रिजेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर दूसरा इंसान थोड़ा भी दिख रहा है, इंट्यूटिवली मेहनत कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द वुमेन एंड मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन इन दैट रिगार्ड एज वेल कि ठीक है, मैं और मेहनत करती हूँ और पुश करती हूँ उस चीज़ को बेटर करने के लिए। बट ऐसे सिचुएशंस में दूसरा पार्टनर क्या है, ओवरथिंक करने लग जाता है कि यार ये, और वो ओवरथिंक कर करके ना नेगेटिव थॉट्स ही आने लग जाते हैं माइंड में कि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है और अब क्या करना चाहिए आगे, मेरी लाइफ खराब हो रही है। तो वैसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? राइट, आई थिंक ऐसे केसेस में भी हमें ये फिगर आउट करना है कि अगर हमें एक पाथ के फॉलो कर रहे हैं, इफ आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ विद अ पर्सन और नॉट विदाउट दैट पर्सन, तो दोनों केसेस में हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक देखना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं, कितना समय नहीं देना चाहते। बिकॉज़ आपकी बात सही है कि अगर हम अपना ज़िंदगी का एक गोल बना ले कि इस इंसान को हमें चेंज करना है और बेटर करना है और ताकि रिलेशनशिप में फ़ायदे मिले, बट वो 20 साल लगे उस प्रोसेस में, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। तो यू हैव टू गेज दैट थिंग फॉर योरसेल्फ कि मैं इस रिलेशनशिप को 2-3 साल देना चाहती हूँ, 6 महीने देना चाहती हूँ, साल देना चाहती हूँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर सिचुएशन आई एम इन। एंड देन उसमें अपना एफर्ट करे, बिल्कुल ऑनेस्ट जेन्युइन एफर्ट्स करे, एंड देन देखे कि कुछ चीज़ें बेटर हो रही है, नहीं बेटर हो रही है। अगर लग रहा है कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो टेक एक्सटर्नल हेल्प, गो टू कपल्स काउंसलिंग, गो टू समथिंग, गो टू टेक थेरेपी फॉर योरसेल्फ और फॉर द पार्टनर, ताकि आप आगे प्रोग्रेस देखो चीज़ों को बेटर करने का। बिकॉज हम क्या करते हैं काफ़ी बार कि एक ही पैटर्न अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो नहीं रहा वर्कआउट। कर रहा होता तो पहले ही कर गया होता ना वर्कआउट। तो ट्राई टू फाइंड आउट अदर अप्रोचेस एज वेल। अगर नहीं होता तब वर्कआउट, एंड देन गिव योरसेल्फ सम टाइमलाइन एज वेल, 6 महीने, साल, 2 साल, उसमें आप अपना एफर्ट दो पूरा, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने नेक्स्ट स्टेप से वर्कआउट करो। प्रॉब्लम बस ये आ जाती है ना काफ़ी बार कि ये जो नेक्स्ट स्टेप वाला प्रोसेस है बहुत ही होपलेस वाला स्टेट है, राइट। क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया, लेकिन अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट? इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग टू थिंक ऑफ एज वेल। लेकिन वही बात है कि हम फ्रस्ट्रेट तो इधर भी हो रहे हैं। एक पॉइंट पे डिफिकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन मुश्किल होगा तो, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो हम उसी में फंसे रहेंगे, बनते रहेंगे। वरना अगर मान लो फिर भी हमें ऑप्शन नहीं मान लेते कि नहीं है, मतलब यहीं रहना है, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास निकलने का या बाहर से वर्कआउट करने का, तो व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस थिंग? देन व्हाट विल आई डू? देन मैं अपनी लाइफ को उसी अराउंड मूव कराऊंगी, आइडेंटिटी अपने पर फोकस करूंगी। बिकॉज काफ़ी आई नो मैरिजेस एंड प्लेसेस जहाँ पे women or the man does not have the liberty to get out of the marriage. उनको रहना पड़ेगा, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, खुश है नहीं खुश है, तो वो अपनी लाइफ को अपने बेटर तरीके से इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर रहे हैं। फिर जॉब में, काम पे, ट्रैवल पे, गोल्स पे, हॉबीज पे, बच्चों पे, वट एवर दैट इज। तो कंप्लीटली उस पर फोकस कर लो, बट ये अंडरस्टैंड करना कि आप अपना सेल्फ वर्थ उस पर्सन से अटैच मत करो। बट ये भी कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब आप उस रिलेशनशिप में होके भी नहीं हो। सही बात है, बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। इनफैक्ट बहुत मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स पिछले जनरेशन की यही थी। यही थी that। आज भी बहुत रिलेशनशिप्स यही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, ये बहुत ही सफोकेटिंग चीज़ है, लेकिन थी। बट बेटर करना है, वही बात है, जब अगर चॉइस आपके पास है फिर तो बेटर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपके पास चॉइस नहीं है, करेज नहीं है, देन इंडिपेंडेंटली खुद को बिल्ड करो। और आई थिंक इसीलिए ग्रे डाइवोर्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुद को। अब जब उन्हें चांस मिला है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हाँ, तो डाइवोर्सेस हाँ, भी इंक्रीज बिल्कुल, हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ शिवम, मतलब काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। तो ये होता है कि यार लड़की बोलती है अपने हस्बैंड को कि यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, या फिर लड़का बोलता है अपनी वाइफ को कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो व्हाट डू यू हैव टू से कि एक जो BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसका आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आई थिंक डिपेंड्स अगेन ऑन द पर्सन इन्वॉल्व्ड एंड द मैच्योरिटी ऑफ योर थॉट्स, एंड आप उस चीज़ को कितना डेलिकेटली हैंडल कर रहे हो। क्योंकि कुछ चीज़ें सबके लिए ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। मेरे लिए कुछ और ट्रिगर्स होंगे, मेरे पार्टनर्स के लिए कुछ अलग ट्रिगर्स होंगे, एंड समवेयर आई नीड टू रिस्पेक्ट हर ट्रिगर्स, शी वुड नीड टू रिस्पेक्ट माई ट्रिगर्स एज वेल। लेकिन वो बैलेंस कहाँ पर आ रहा है? बिकॉज आई कैन नॉट ऑलवेज गिव इन टू द अदर पर्सन ट्रिगर्स इधर की सब कुछ हम उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड कर लेंगे तो मेरी लाइफ कुछ बचेगी नहीं। तो मिड वे ढूंढना कि हम अगर ये जो जैसे लड़का और लड़की दोस्त की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पार्टनर के लिए वो एक चैलेंज है एंड शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, तो मैं इस चीज़ को कितना डेलिकेटली और कितनी ऑनेस्टली आगे रख पाता हूँ और उनको दिखा पाता हूँ कि दिस इज नॉट अ थ्रेट टू आवर रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन अगर मुझे दिख जाए, मेरे पार्टनर को ये दिख जाए कि दिस रिलेशनशिप और दिस फ्रेंडशिप कैन बी अ थ्रेट टू द रिलेशनशिप, then she will never be okay with that. Which means what I say, what do I mean by that threat or not threat? कि मेरा इन्फ्लुएंस
मेरे फ्रेंडशिप का जब मेरे रिलेशनशिप पे आना चालू हो जाए तो इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट, तो शायद इम्पैक्ट कर रही है। बट मुझे पता है कि मेरी फ्रेंडशिप यहीं तक लिमिटेड, इसकी यहीं बाउंड्रीज है, और ये कहीं भी सेंस ऑफ कंपैरिजन या सेंस ऑफ, और अगर मुझे पता है कि ये चीज़ कहीं भी सेंस ऑफ कंपैरिजन को क्रिएट कर रही है तो समहाउ आई विल बी कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड बाय दैट। बट मुझे दिख रहा है कि कहीं भी कंपैरिजन नहीं आ रहा है मेरे पार्टनर के थ्रू, दे आर नॉट जजिंग मी फॉर दैट, दे आर नॉट कंपेयरिंग मी टू द बेस्ट फ्रेंड और वॉट एवर, तो माई पार्टनर विल ऑल्सो बी वेरी सिक्योर इन द रिलेशनशिप, राइट। इनसिक्योरिटी अगर ट्रिगर कर रहा हूँ मैं ही, फिर तो मैं मेरा वो इम्पैक्ट कर रहा है किसी न किसी चीज़ को। तो आई थिंक इसमें फिर दोनों पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, कैसे उनको हैंडल किया जाए। और ये मतलब अपोजिट जेंडर ना हो के कोई सेम जेंडर भी हो सकता है कि मतलब मेरी वाइफ को थ्रेट मेरे किसी मेल फ्रेंड से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप कैसे, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन। अगर आप अपने पार्टनर के स्पेस नहीं दे रहे हो, वहाँ किसी और चीज़ को डालने की कोशिश कर रहे हो, तो नेचुरली द पार्टनर विल फील इनसिक्योर ना। तो वो चीज़ आप अलग अलग डिफाइन कर रखो, ये मेरा फ्रेंडशिप है, ये मेरा पार्टनरशिप है, एंड दे कैन नॉट ऑलवेज कोइंसाइड। उनका अपना अपना स्पेस होगा हमेशा एक अलग तरीके से डील करने का। और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, जैसे सपोज आई वाज इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, मेरा ब्रेकअप हो गया, देन मेरी शादी हो गई किसी और से, एंड वो जो पुराने जो रिलेशनशिप से मुझे इमोशनली जो इम्पैक्ट हुआ था, मे बी ट्रस्ट रिलेटेड, कि मैं सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या अगेन उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें आगे बढ़कर नहीं करनी है, थिंकिंग कि मैंने आगे से आगे बढ़कर चीज़ें करी थी बट उसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ था, वो मेरे करंट रिलेशनशिप को या मेरे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ इम्पैक्ट कर रहा है। वहाँ पे कैसे खुद को एक डायरेक्शन दे के हेल्प किया जा सकता है टू बेटर दैट रिलेशनशिप? राइट, आई थिंक इट्स लाइक मैंने कहा ना, इमोशनल प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं जनरली ना, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है एंड लोग भी अवेलेबल है, कि हम जंप करते हैं फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर। सो व्हेन यू जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर, यू आर नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड द पेन दैट केम विद इट। तो जिस तरीके से मेरे एक्स ने मुझे हर्ट करा था, मैंने इसको फील नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, डिटैच नहीं किया, कुछ नहीं किया, आई इमीडिएटली जंप टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो हर्ट तो अंदर ही है ना, अंदर हर्ट कहाँ चला गया? वो तो बस शैडो हो गया था कुछ दिन के लिए बिकॉज ऑफ द हनीमून फेज, बट वो तो हर्ट अभी भी अंदर है। जो मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरे ट्रॉमाज, मेरे ट्रिगर्स अंदर ही अंदर है, फिर से निकल के आएंगे किसी और तरीके से। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस। अब मान लो कि हम कर चुके मूव ऑन, लेट्स से कि हम जंप कर चुके, अब व्हाट नेक्स्ट? वैसे केसेस में भी ट्राई टू प्रोसेस योर इमोशंस ऑन योर ओन, टॉक टू पीपल अराउंड इट, राइट इट डाउन, रीड बुक्स, ऑब्जर्व एंड इंट्रोस्पेक्ट इंटरनली कि क्या आप फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो, क्या ट्रॉमास, क्या ट्रिगर्स आप कैरी कर रहे हो, उनको वर्क करो उनके ऊपर। बिकॉज जब तक आपके ऊपर वो पास्ट का शैडो जितना इम्पैक्टफुल रहेगा, उतना आपके प्रेजेंट में वो दिखता जाएगा बार बार। तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा शिवम, एक चीज़ मतलब जो नॉर्मल मैरिजेस हैं एक लड़का लड़की के बीच में, तब तक ठीक है, बट अगर कोई अनकन्वेंशनल मैरिजेस मतलब गे मैरिज या फिर लेस्बियन मैरिजेस हैं, उसमें दोनों पार्टनर का इमोशन लेवल या फिर इमोशनल अवेलेबिलिटी कोशेंट में भी सेम होगा, उन केसेस में भी ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि वो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि माय पार्टनर इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल या फिर कुछ और टाइप के चैलेंजेस। तो ऐसे कोई केस स्टडीज़ हैं आपके पास? है, ऐसे भी होते हैं, बिकॉज हम इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात जेंडर डिफरेंसेस में तो आते ही, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट दैट, बट पर्सनल कंडीशनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरा कल्चरल बैकग्राउंड, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाउ आई एक्सप्रेस माई इमोशंस इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर आई डू, तो उसमें भी डिफरेंसेस आते ही हैं, बिकॉज दो इंसान में बहुत डिफरेंसेस है। जेंडर एक बड़ा डिफरेंस है, बट उसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस है। तो सेम सिचुएशंस वहाँ भी आ सकते हैं, बट अगेन लाइक आई मेंशन कि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टू, हाउ यू आर हैंडलिंग द डिफरेंसेस, हाउ यू आर लीडिंग टू दोज पर्टिकुलर थिंग्स। जो अवेलेबिलिटी और जो कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो मिसिंग होता है मोस्ट ऑफ द पीपल में, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम अवेयरनेस आ जाए उस चीज़ का डील करने का, अपने डिफरेंसेस को, तो चीज़ें बेटर हो जाती है फिर। सो शिवम, इमोशंस को थोड़ा सा और समझते हैं। अभी हमने रिलेशनशिप, इंडिविजुअल, इन सब चीज़ों की बात करी बेसिक इमोशंस को लेकर, बट ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है और शायद हम एक्सप्रेस भी नहीं करना जानते हैं। तो आप इमोशंस ब्रेक डाउन करिए और उनके क्या सही तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, उस पे फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। आई थिंक कोई सही तरीका नहीं है। आपको अगर ऑप्शन है इमोशंस को प्रोसेस करने का, एक्सप्रेस करने का, इन वट एवर वे यू कैन, दैट्स द राइट वे अबाउट इट। बट हाँ, लाइक आई मेंशन पहले भी कि इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें अंदर दब जाती है और अलग अलग फॉर्म्स में बाहर निकलती है।
बट रही बात अगर इमोशंस की, तो लाइक आई मेंशन पहले भी कि 2 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है प्लेजेंट और एक होता है अनप्लेजेंट। बट प्लेजेंट फील्स गुड, हैप्पी, नाइस, गुड, अच्छा फील होता है तो हम ज़्यादा उससे अटैच होना चाहते हैं। द अदर पार्ट अबाउट द अनप्लेजेंट इमोशंस, वो अच्छा नहीं फील होता है, हैवी फील होता है, बर्डनिंग फील होता है, स्ट्रेसफुल फील होता है, तो हम उसको फील नहीं करना चाहते और खुद से डिटैच करके रखना चाहते हैं उन चीज़ों को। एंड दैट इज़ वेयर लॉट ऑफ फिलोसफीज जो बनती है ना, कि ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी दिस, ऑलवेज बी दैट, वो सारी चीज़ें इसी से आती है कि हम नहीं फील करना चाहते वो सारी चीज़ें, विच काइंड ऑफ बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम देन इवेंचुअली। तो अगर हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट में आ गया हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई जहाँ पर नॉर्मली हमें पता है। अनप्लेजेंट में हो गया जैसे एंगर, एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, अदर इमोशंस लाइक दैट। इन चीज़ों का भी जो इमोशन की बात करते हैं, इसका भी एक पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल एंगर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, कि आपको सामने कोई एक थ्रेट आता है, आपको उससे खुद को बचाना है। जैसे मैं बात करता हूँ कि आप वॉक कर रहे हो रोड पे, या सडनली आपके ऊपर एक वाइल्ड एनिमल अटैक कर देता है, उस मोमेंट पे आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या करना चाहोगे बताओ? अगर आप वॉक कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भागेंगे, अटैक कर चुका है, कर चुका है तो बचने की कोशिश करेंगे, मारेंगे। मारेंगे, राइट? मारने के लिए क्या चाहिए आपको? हथियार, हथियार, एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, कुछ कमांड चाहिए। वो कहाँ से आएगा? गुस्से से आएगा। एक शांत स्वभाव के साथ तो हम लड़ नहीं सकते। नहीं। अगर एक एनिमल मेरे ऊपर कूद रहा है, अटैक कर रहा है, तो मैं उसे ये नहीं बोल सकता ना कि पीछे हट जाओ, छोड़ दो मुझे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उस पॉइंट पे वो सटल, वो साइन, वो कंफर्टेबल अप्रोच काम नहीं करेगा। यू विल बी डेड बाय देन। वहां चाहिए आपको गुस्सा, एंड दैट गुस्सा से क्या चेंज आएंगे आपकी बॉडी में? अग्रेशन, रेज। रेज, पावर, अथॉरिटी, एड्रेनलिन, एंड वो पुश करोगे, आप फाइट करोगे एंड जान बचा पाओगे इवेंचुअली। तो क्या वो गुस्सा जरूरी नहीं था? जरूरी था। तो ये सेम चीज होता है किसी और थ्रेट के साथ भी, किसी और अटैक के साथ भी। तो हम रियल अटैक की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पर्सनल अटैक की। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठे हुए हो और आपके किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने या किसी रिलेटिव ने कुछ ऐसी बात कर दी जो पर्सनल अटैक की तरह फील होता है। कितनी सैलरी है तुम्हारी, कितना इंक्रीमेंट मिला, वो तो एक्चुअली पर्सनल अटैक है। राइट? तो पर्सनल अटैक, अब प्रॉब्लम ये होता है कि काफ़ी बार हम दिमाग में खुद में वो डिफाइन नहीं कर पाते, कौन रियल अटैक है, कौन पर्सनल अटैक है। तो सेम ब्रेन सेम तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो रीज़न वो स्टिल नाइस, मतलब रीज़न गलत नहीं था, बट हम अगर समझ नहीं पाएंगे कि सच में रियल अटैक नहीं है, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे उस तरीके से। तो गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो फील हुआ उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्पस ही है कि हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करें, बट our brain is instinctively drawn to react first rather than respond first. तो जो स्किल है to give yourself some time to think about the situation and identify कि वो थ्रेट सच में है भी या नहीं है, and then respond to the situation, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जैसे एंगर की हमने बात की, सेम बात करते हैं लेट्स से जेलसी की, या फियर की, या एंग्जाइटी की। तो एंग्जाइटी किससे रूट करता है? एंग्जाइटी रूट करता है अनसर्टेनिटी से। मैंने एक इंटरव्यू देना था, मैंने दिया, अब उसका रिजल्ट मुझे 1 हफ्ते बाद आने वाला है। 1 हफ्ते तक मैं एक अनसर्टेन पीरियड में हूँ, ना मुझे पता है जॉब मिलने वाली है, नहीं पता है कि जॉब नहीं मिलने वाली है। तो उस 1 हफ्ते का जो प्रोसेस होगा ना, बहुत बॉदरिंग, बहुत हैवी, बहुत ही सरदर्द वाला, बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। ना हम पढ़ पाएंगे अगले इंटरव्यू के लिए, ना एंजॉय कर पाएंगे ये होना। विल बी कॉन्स्टेंटली एनर्जी ड्रेन्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे। तो क्या हो रहा है समहाउ, सिंस हमें आंसर नहीं पता है, हम बीच में फंसे हुए, तो मज़ा नहीं आ रहा किसी चीज़ का। इनफैक्ट जब इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, तो या तो हम खुश होंगे या तो उदास होंगे, बट हमें आंसर मिल जाएगा और आगे मूव ऑन कर पाएंगे। बट अगर बीच में फंसे हुए, तो क्या होगी? एंग्जाइटी। और ये चीज़ हमारी लाइफ में बहुत कॉमनली होता है। एक रिलेशनशिप में जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, समझ भी नहीं आ रहा है आगे बढ़े कि पीछे जाए, कि वर्क करे या ना करे, कंफ्यूज है। एंग्जाइटी मतलब जॉब मिलने वाली, जॉब चेंज करे या नहीं करे, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, एंग्जाइटी है। तो जो बीच वाला पोजीशन फंसे हुए, वो अनसर्टेनिटी एलिमेंट है, दैट ट्रिगर्स एंग्जाइटी। तो हर एक इमोशन कुछ कहना चाहता है हमें, हम उस पे सोचना नहीं, सोचकर हम उस पे रिएक्शन का सोचने लग जाते हैं कि कैसे फाइट करें उस चीज से। फाइट करने इज ऑलवेज द नेक्स्ट लास्ट स्टेप। फर्स्ट इज अवेयरनेस कि वो कहना क्या चाह रहा है हमें। अगर वो समझना चालू कर ले, तो चीज़ों से डील करने का कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी, एंड मे बी विद स्किल्स वी लर्न हाउ टू मैनेज इमोशंस एज वेल। एंड आई थिंक अगर ये सारे इमोशंस हैं हमारे अंदर इनबिल्ट, तो कहीं ना कहीं उनकी नीड भी है और उन्हें एक्सप्रेस करना भी चाहिए कभी ना कभी। मतलब अगर आप कभी एंगर नहीं दिखाओगे, तो
कुछ तो मिसिंग पार्ट होगा आपकी पर्सनालिटी में या फिर आपकी लाइफ में जो आप एंजॉय या फील नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, एंगर दिखाना मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिवली निकले वो। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है कि आपने मुझसे एक ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरा एंगर क्या कहेगा कि मैं बाउंड्री बनाऊँ आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से कि प्लीज़ डोंट से दिस थिंग, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये मैं तो चिल्लाकर बोल सकता हूँ, ये प्यार से भी बोल सकता हूँ। तो एंगर ने तो मेरा डिसाइड किया ना कि मुझे कैसे बोलना है। तो वो पॉइंट मेरे हाथ में है कि मैं कैसे बाउंड्री क्रिएट करूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं चिल्लाकर करूँ, चीज़ें फेक कर ही करूँ। तो व्हेन वी यूज़ एनी इमोशन इन अ वेरी कॉन्शियस वे, तो वी यूज़ इट इन अ वेरी डेलिकेट वे, इन अ वेरी नाइस वे। हम जब नहीं करते उसको प्रॉपर तरीके से, देन रिएक्ट करते हैं बहुत स्ट्रांगली, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और अगर कभी आप ऐसे अपने रिलेशनशिप में ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ गुस्सा आ रहा है और आपको पता है कि अगर आपने अभी रिएक्ट कर दिया तो रिलेशनशिप ख़राब होगी आपकी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, फिर बाद में ये आता है कि यार जो गुस्से में बोला था वो सच बोला था, मे बी वो जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया, बट वो बातें खड़ी रह जाती हैं। तो उस टाइम पे गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? अगेन मेरे ख्याल से गुस्सा जो बढ़ता है या एक्सट्रीमिटी से पहुंच जाता है, वो एक दिन में नहीं पहुंचता है। वो बहुत कॉन्स्टेंटली इग्नोरेंस के बाद पहुंचता है। मेरे पार्टनर ने कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा किया या नहीं किया जिस कारण से मुझे गुस्सा आ जाया, बट मैंने इग्नोर किया। कल फिर कुछ होता है, फिर इग्नोर किया, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा जो गुस्सा एक सबसे एक्सट्रीम फॉर्म में निकल रहा है, वो एक दिन का बिल्डअप नहीं था, वो महीनों का बिल्डअप था। तो पहली चीज़, वो बिल्डअप ना होने दो। जितना बिल्डअप होने दोगे उतना एक्सट्रीमिटीज़ में चीज़ें निकलेंगी। सही लगे इनिशियली, गलत लगे इनिशियली, लेकिन इनिशियली बोल दोगे तो एटलीस्ट आप ढंग से बोल पाओगे। 1 महीने बाद आप ढंग से नहीं बोल पाओगे, कोई इंसान ढंग से नहीं बोल पाएगा। तो पहले उस एक्सट्रीम तक पहुँचने ही ना दो कि उस एक्सट्रीमिटीज़ में बोलने की ज़रूरत पड़े। बट मान लेते कि वो एक्सट्रीमिटीज़ पहुँच ही गया, देन टेक अ टाइम आउट, टेक अ ब्रेक। अगर उस एक्सट्रीमिटी से पहुँच चुके हैं तो इट्स बेटर नॉट टू स्पीक एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रादर देन टेक इट एवरीथिंग आउट। स्पेस दो, बाहर निकल जाओ उस एनवायरनमेंट से थोड़े समय के लिए, बता दो कि आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ, एंड देन अगर उनको लग रहा है तो मे बी थोड़ा काम डाउन, कूल डाउन होने के बाद उनको बात करो, डिस्कस करो, सॉर्ट आउट करो सारे इश्यूज़ को। अगर लगे ज़रूरत कि मुझे फिर से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, फिर से ब्रेक लो, बिकॉज़ बोलते-बोलते फिर गुस्सा आ सकता है। लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू निकालो चीज़ों को। लेकिन एक बार में सब कुछ निकालना इज़ नेवर द सॉल्यूशन। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज़ लॉन्ग टर्म में यही होना चाहिए कि हम उसको उस पॉइंट तक पहुँचने ही ना दें, उस गुस्से को, इस एक्सट्रीमिटी तक पहुँचने ना दें। एंड शॉर्ट टर्म में ये होगा कि अगर पहुँच भी गया तो टेक सम ब्रेक्स, ताकि आप उस हीट ऑफ द मोमेंट से बाहर निकल के थोड़ा एक रिलैक्स पोज़ीशन पे जाके बात करो। तो जैसे हम रिलेशनशिप में, जैसे आप मेंशन कर रहे हो कि एक ब्रेक लो। अगर सपोज़ लड़ाई चल रही है, ठीक है, कपल की आपस में बहसबाजी चल रही है अच्छी खासी, हम उस टाइम पे अगर ब्रेक ले लेंगे, लेट्स से टाइम आउट हम जैसे बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, एक-एक अपने-अपने थॉट्स को गैदर करते हैं, सोचते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, जो हमने पहले भी मेंशन किया था, कि कहीं न कहीं फिर हमारे जो वो थॉट्स उस टाइम स्ट्रक्चर हो रहे हैं, जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं, वो कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाती हैं। फिर आगे पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, या इश्यू हुआ था उसको आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो टाइम आउट लेना तो है, बट कितना लेना चाहिए, उसका आगे प्रोसेस क्या होना चाहिए टाइम आउट के? राइट, आई थिंक टाइम आउट कितना भी लो, लेकिन वापस बात करने ज़रूर आओ। टाइम आउट अकेला लेना इज़ अ गुड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, नॉट अ गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो टाइम आउट अकेले कभी एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम आउट के साथ आप दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, हफ्ता ले लो या 1 घंटा ही लो। इट्स ओके, स्टिल ओके। लेकिन उसके बाद आओ ज़रूर बात करने उस चीज़ के बारे में। जब आप थोड़ा दिमाग शांत हो चुका, आप रिकलेक्ट कर चुके, येस यू आर राइट अबाउट इट, कि जो फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन था, जो स्ट्रक्चर था, जो बातें निकली थी, उससे फिर से वापस क्रिएट करना एक पेनफुल प्रोसेस है, एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। लेकिन हमें आदत नहीं है, तभी वो पेनफुल लग रहा है ना हमें। वही तो आदत डेवलप करना है। और जो मैंने पहले भी कहा कि वी आर अ क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। तो हमें आदतें ही तो चेंज करनी है अपनी ना, अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो। तो डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा, चैलेंजिंग ज़रूर लगेगा, बट इट विल बी फॉर द गुड। और हमारी कुछ इमोशनल हैबिट्स होती हैं, मे बी एक्सप्रेशन में, या फिर दूसरे के इमोशंस को समझने में, कि हमें सामने वाला यार गुस्से में कुछ और समझाना चाह रहा है, बट हमें लग रहा है कि सिर्फ गुस्सा ही करे जा रहा है, सिर्फ इरिटेट ही हुए जा रहा है, या सामने वाला सिर्फ हमें टॉन्ट ही मारे जा रहा है। तो वो जो एक
एक जो लेवल होता है समझने का, वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि मैं सामने वाले की भी चीज़ों को समझूं? एक शिवम, इस पॉइंट पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो प्राची ने कहा कि टोन, तो काफ़ी लोगों की टोन इनबिल्ट ही वैसी होती है कि आपको लगेगा कि काफ़ी हार्श टोन है, बट वो एज अ पर्सन या उनका टोन बचपन से ही वैसा है। तो उस चीज़ को कैसे समझ के और फिर हैंडल करें कि हाँ, ये इसकी टोन ही ऐसे है। राइट, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनबिल्ट कुछ भी नहीं होता है मोस्टली। ये सारी बिहेवियरल चीज़ें हमेशा सीखते हैं हम, किसी भी कारण से सीखा हो। नॉट आई एम सेइंग कि गलती है उस इंसान की, उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, वो क्रिटिसिज्म, वो हार्श टोन लेट्स से। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पार्टनर के ऊपर भी। तो हम उसको एज अ जस्ट लेबल यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज हू आई एम एंड ये मेरा टोन ही, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर। अगर टोन हर्ट कर रहा है आपके पार्टनर को, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज दैट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन दैट रादर देन सेइंग दिस इज हू आई एम। एंड दूसरी चीज़ अबाउट, अगर कुछ चीज़ें टॉन्टिंग बिहेवियर है, कुछ चीज़ें हैं, तो पहले तो हमें अपनी बातों को रखना ज़रूरी है कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ टॉक्स। तो अगेन, हम कितनी जल्दी बोले वो उतना अच्छा कॉन्वर्सेशन क्रिएट करेगा, जितना लेट बोलेंगे हमारा भी गुस्सा निकलेगा फिर। फर्स्ट थिंग दिस। दूसरी चीज़ ये आइडेंटिफाई करना कि ये इफ अगर इस पर्सन की आदत बन चुकी है या मे बी उसका बचपन का ये बिहेवियर पैटर्न बन चुका है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर कंडीशनिंग और वट एवर दैट कुड बी, तो इट्स नॉट हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम। विच मीन्स ये टॉन्ट, ये अग्रेशन, ये माइक्रो मैनेजमेंट, ही इज नॉट ट्राइंग टू डू दैट ऑन मी, ही इज ट्राइंग टू डू दैट ऑन हिमसेल्फ एंड दैट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टिंग ऑन मी। तो थोड़ा हम जो डिटैच तरीके से चीज़ों को देखते हैं ना, जो कि बहुत मुश्किल है करना, तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को मैनेज कर पाना। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उन कन्वर्सेशंस में ना, तो हमें लगता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है वो चीज़। हम भी एक एग्जैक्टली। डिफेंसिव मैकेनिज्म बिल्डअप होता है हमारा भी। बट वही समझना, एक बहुत कॉमन चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि दुनिया में हर इंसान अपनी कहानी में हीरो वही है, हम सब साइड कैरेक्टर है। इनफैक्ट सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स में भी आप साइड कैरेक्टर ही हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं अपनी कहानी में हीरो हूँ, मेरे पार्टनर साइड कैरेक्टर है, और मेरे पार्टनर अपनी कहानी में हीरो है, मैं उनके साइड कैरेक्टर हूँ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अच्छी बात है ना। जितनी जल्दी में एक्सेप्ट करेंगे उतना हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे, बट हम एक एकोमोडेट करने का वक्त क्रिएट करेंगे, तब एटलीस्ट वो साइड कैरेक्टर एटलीस्ट इक्वल पार्ट पे पहुंच सकेगा। जितना हम उसको इग्नोर करेंगे वो साइड कैरेक्टर और साइड लाइन होता जाएगा, बिकॉज ईगो का पर्पस ही यही है, आपकी बिलीफ, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना। और जितना चैलेंजिंग लगेगा बाकी लोग, उसको हम साइड करते जाएंगे। जितना एकोमोडेट करेगा, जितना एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट बनेगा, उतना वो साइड कैरेक्टर इक्वल पार्ट में आता चालू करेगा। तो वो समझना कि दुनिया में जो भी इंसान जो भी कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है हेल्प करके, इसलिए मैं कर रहा हूँ हेल्प, राइट। तो समवेयर मेरा कुछ इंटरनल है रीजन उस चीज़ को लेकर, राइट। तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना कि ठीक है, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट माय ओन वेज एज वेल, व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ। पर आपने जैसे मेंशन किया डिटैच कर लो उस टाइम पे, या उस सिचुएशन को अपने से डिटैच करके सामने वाले के पर्सपेक्टिव से समझो, बट वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप किसी एक लड़ाई झगड़े में हो, आप दोनों इधर से आप भी बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, उस मोमेंट पे कैसे डिटैच किया जा उस सकता है? मोमेंट पे नहीं होगा, उस मोमेंट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिटैचमेंट वाली जो चीज़ है, डिटैचमेंट ऑफ योर वर्थ फ्रॉम दैट अदर पर्सन इज अ वेरी स्लो एंड इज अ वेरी सब्सिक्वेंट प्रोसेस। अगर वो करना चालू करेंगे तो लड़ाइयाँ कभी उस एक्सट्रीम पे पहुंचेंगी ही नहीं। एंड ये अचानक से नहीं होने वाला, ये सडनली हो गया कि अब गुस्सा चल रहा है, अब हम अचानक से अटैच कर लेते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है ना। इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है इमोशन की, तो लॉजिक का कोई रोल नहीं होता है, लाइक आई मेंशन्ड ऑलवेज, दिस इज हाउ आवर ब्रेन हैज इवॉल्व्ड। तो वो हमें सिर्फ नॉर्मली उस मोमेंट पे क्रिएट नहीं करना है वो आदतें, अब नॉर्मल समय पे भी करना है। जैसे हम हैप्पी डेज में भी इन चीज़ों को हम डिटैच तरीके से देखेंगे, बिकॉज जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि पर्सनली हमें डिटैच हो जाना है उस इंसान से, नहीं, हमें अपना वर्थ डिटैच करना है उस इंसान से। हाँ, मतलब वो एक लाइन ड्रॉ करना ना, हाँ, कि किस टाइम पे ऑफ कोर्स डिटैचमेंट का ये मतलब होता है, फिर अगर सपोज मैं डिटैच कर रही हूँ तो होगा क्या कि मैं कंप्लीटली ही डिटैच हो जाऊंगी, इमोशनली ही वो एक्सट्रीमिटीज है। हम्म। तो डिटैच पर्सन से नहीं करना, डिटैच अपना वर्थ को करना है उस इंसान से। एंड ये दोनों तरीके से अप्लाई होता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, क्योंकि हम ये पॉजिटिव भी एक्सट्रीम में ही करते हैं ना फिर, कि जस्ट बिकॉज उस इंसान ने कुछ छोटा सा चीज़ मेरे लिए अच्छा कर दिया, मैंने उसको यहाँ बैठा दिया। ये क्या है, हम क्यों बैठा रहे उसको यहाँ पर? बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है, ये उसने अच्छा किया मेरे लिए, तो मुझे अपना वर्थ यहाँ पर दिख रहा है। अब जब थोड़ा भी बुरा किया, हमने यहाँ बैठा दिया, तो समवेयर ये कहानी तो मेरा नॉन मूव कर रही है ना, कि जब वो अच्छा कर रहा है तो मैं अपने आप को यहाँ फील कर रही हूँ, जब बुरा कर रहा है तो मैं अपने को यहाँ फील कर रही हूँ। ये वर्थ नहीं करना है कि वो इंसान अच्छा या बुरा अपने लेवल पे कर पा रहा है जो भी कर रहा है। यस, देयर रिलेशनशिप में हम उस इंसान के साथ, तो मेरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है,
मैन आई शुड ब्रिंग माई लाइफ अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। लेकिन इसको अपने वर्थ से हम अटैच नहीं कर सकते। ये कर रहा है तो मेरी वर्थ को कैसे डिफाइन करता है ये चीज़। अच्छा शिवम, एक चीज़ की मतलब हर कपल्स में अगर कोई फाइट होता है तो उनके हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ कपल्स होते हैं जिनका काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, तोड़ फोड़ होती है, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती बट काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट, काफ़ी हाई टोन में डिस्कशन होता है। कुछ लोग होते हैं जो कोल्ड वॉर पे चले जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेटर है, कौन सा खराब है? दोनों अलग अलग एक्सट्रीमिटीज़ है। एक ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है, दोनों गलत है। आप बिल्कुल वॉर एक दूसरे के ऊपर कर दो, गलत है। यू आर हैम्परिंग योरसेल्फ, हार्मिंग योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। वो डोमेस्टिक वायलेंस फिर थोड़ा ही दूर है उस चीज़ से। कोल्ड वॉर्स, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ अगेन इमोशनली। आप एक दूसरे को लोनली फील करा रहे हो रिलेशनशिप में। हाँ, क्योंकि कोल्ड वॉर अगर चल रहा है तो इमोशनली आप हो तो उसी पॉइंट पे कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यू बोथ वांट टू टॉक टू ईच अदर बट कुछ रोक रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू बोथ आर फीलिंग वेरी लोनली इन द रिलेशनशिप एंड हमें लग रहा है कोई बात नहीं, फिर वापस आ ही जाएंगे ना, क्या ही हो गया। बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपका बिहेवियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके ट्रस्ट, आपके सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर देता है एंड विच क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ यू टू फाइंड रिलेशनशिप्स एंड लव हाउस एल्सवेयर। बिकॉज आप तो डिटैच हो गए ना। जब इतना कोल्ड वॉर चल रहा है तो कितना देर तक हो गया वो पेन। आपको तो कहीं ना कहीं से एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड सेंस ऑफ रिलैक्सेशन चाहिए ना। तो इट्स वेरी इजी टू डिविएट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप देन। एंड सेम गोस विद अदर एक्सट्रीम एज वेल। आई थिंक मिड वे ढूंढना जरूरी है। इट्स ओके टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। अब दो इंसान पास आ रहा है, साथ आ रहा है, तो नेचुरल डिफरेंसेस बहुत होंगे। तो मिडवे को थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन जैसे करो। मैंने बोला ना कि जब चीज़ें हो तो पहले तो अपनी आदतों को फिगर आउट करें कि हम एक्सट्रीम पे तक जाने ना दें। अगर एक्सट्रीम तक चीज़ें चली जाती है तो ब्रेकआउट ले, टाइम आउट के बाद बात करें, ताकि हम ट्रस्ट को ब्रेक ना करने दें। एक पॉइंट रिलेशनशिप का ऐसा ना चाहिए जब हमें पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में कि हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। कुछ भी हो रहा, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम दोनों एफर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। एक बंदा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। तो ये दोनों साइड से म्यूचुअल एफर्ट्स आने चाहिए कि हम दोनों है। लड़ाई हो रही बट हमें बैक ऑफ द माइंड पता है हम लोग फिर कल मस्ती करने वाले हो जाएगा, ठीक हाँ। है। अच्छा, और एक और चीज़ आपने बोला सेल्फ ऑब्सेशन। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार जो इंसान खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम वी से कि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता तो वो किसी और से क्या प्यार करेगा। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरी वाली बात ज़्यादा सही है आइडियली। फर्स्ट वाला पार्ट, अगर इंसान खुद से प्यार करता और दूसरों को प्यार नहीं कर सकता, दैट इज मोर ऑफ अ नार्सिसिस्ट ट्रेट रादर देन एक्चुअली लविंग ट्रेट। बिकॉज ये जो प्यार वाली चीज़ होती है, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली फ्लो करती है जब आप एक संतुष्ट लेवल पे हो। व्हेन यू आर इन वेरी स्टेबल संतुष्ट माइंडसेट, देन यू आर ऑटोमेटिकली वुड वांट टू डू थिंग्स फॉर अदर्स। ऐसा कभी कोई इंसान नहीं होता खुशी को कंटेन करके रखता है। खुशी आपके पास है तो आप एक्सप्रेस करना चाहोगे, निकालना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे चीज़ों के साथ। तो ये कैसा प्यार हुआ कि जो आपके साथ सिर्फ खुद तक लिमिटेड रह गया? मतलब वो प्यार नहीं है, वो इंटरनली आपका ऑब्सेशन है खुद के साथ, राइट? सो नार्सिसिज्म हो गया वो चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो अदर बात कही कि प्यार नहीं है खुद के साथ, तब तो ऑब्वियसली वो बात सही होगी। जब प्यार खुद के साथ नहीं है तो समहाउ कहीं ना कहीं वो आप दूसरों के साथ कनेक्ट करना, बातें कर पाना, शेयर कर पाना एंड सेल्फ वर्थ खुद के आइडेंटिफाई कर पाना नहीं हो पाएगा। बिकॉज वही जैसे हमने बात कर रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली कि जब हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ नहीं होगा, खुद से प्यार नहीं होगा, तो हम अपना वर्थ उसके साथ टाई कर देंगे। तो उस इंसान के पास स्टीयरिंग व्हील है हमारी कार का, वो जैसा चाहेगा उस तरफ घुमाएगा स्टीयरिंग व्हील को। वो सेल्फ वर्थ हमारा इम्पैक्ट होता रहेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कभी ऊपर रहेंगे फील करेंगे, कभी बुरा फील करेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ द वे यू आर, एंड दैट कैन ओनली हैपन विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ। आपकी लाइफ भी आगे बढ़नी चाहिए उस चीज़ के लिए। आपकी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं हो सकती इन ऑल द वेज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप बोलो कि मुझे प्यार करना है खुद से, नॉट पॉसिबल। योर ब्रेन नीड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस नीड्स एक्शन टू बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट ऑफ लविंग योरसेल्फ। वो तो हम बात कर देते कि चलो टेकिंग अ स्पा, गोइंग फॉर मसाज, डूइंग दिस डूइंग दैट, वो अच्छे शॉर्ट टर्म थिंक गुड थिंग्स, बट इट टेक्स मच मोर देन दैट टू एक्चुअली बिल्ड एंड लव योरसेल्फ। तो होता क्या है, मतलब खुद से प्यार करने में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? Loving yourself only comes after you love being yourself. When you are accepting who you are as a person. Okay, this is who I am as a person. जो भी हो, जो भी हाइट है मेरी, जितना भी वेट है मेरा, जो भी चीज़ें हैं मेरी, this is what I love at this point of time. It doesn't not mean I'm perfect. I want to grow. I want to get better. But I loving this is the moment I'm loving myself. I'm accepting every bit of myself. I want to grow as well. तो पहला bit acceptance.
दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ एज वेल कि हम इसको एक रिजिड ओपिनियन बनाकर नहीं बैठ गया उस चीज़ को लेकर कि दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम, देन दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्चुअली यू आर रिजेक्टिंग योर पार्ट ऑफ योर सेल्फ। तभी आप खुद को चेंज होने का मौका नहीं दे रहे हो। तभी कोई और आपको बोलता है कि वाई आर यू द वे यू आर, तो आप भड़क जाते हो। एक्चुअल एक्सेप्टेंस कम्स विद द कॉस्ट, यू नो हु यू आर बट यू ऑल्सो नो दैट यू आर गोइंग टू चेंज टुमारो। तो आपने मतलब इतना खुद को फ्रीडम दे दिया ना कि खुल के मैं चेंज भी हो सकता हूँ कल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज द रियल एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस आएगा तो लाइफ में ग्रोथ होंगी, लाइफ में चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हम नए चैलेंजेस लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद के साथ। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइफ को अलग तरीके से देखने का मौका मिलेगा। जब अलग तरीके से मौका मिलेगा देखने का तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू होगा, एंड दैट इज वेयर सेल्फ लव कम्स फ्रॉम। इसमें एक और चीज़ है, जैसे सेल्फ लव में क्या होता है ना कि मतलब ठीक है, सेल्फ लव इज़ फाइन, बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप 100% खुद से प्यार करने पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब आपको सामने वाले से भी वो फीलिंग या वो एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जब लोग ये बोलते हैं ना कि सेल्फ लव, तो मुझे लगता है कि कई बार वो बहुत एक्सट्रीम में भी चला जाता है कॉन्सेप्ट, कि हम दूसरे बंदे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और सिर्फ खुद की चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे बैलेंस कैसे बनाया दैट्स व्हाट आई थिंक, वो सेल्फ लव नहीं हुआ, फिर नार्सिसिज्म हुआ वो। जाए? सेल्फ लव, लाइक आई मेंशन, अगर सच में सेल्फ लव एंड सेल्फ संतुष्टि है अंदर से तो वो बाहर फ्लो करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक नॉर्मल हैप्पी इंसान कभी भी अकेला रह के हैप्पी नहीं हो सकता। वो रेडिएट करता है वो हैप्पीनेस, एंड वो बोलने की जरूरत तक नहीं पड़ती, आप उनको देख के खुश फील करोगे, बिकॉज दे आर सो हैप्पी एंड सो फुलफिल्ड एंड सो संतुष्ट विद इन देमसेल्व्स। बिकॉज आपको फील हो जाता है ना कि अच्छा लग रहा है, लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन। लेकिन वही अगर जो सेल्फ ऑब्सेशन में बात आ गई, फिर आप उसको प्रिजर्व करना चाहोगे ना, बिकॉज आपको दिख गया कि मुझे कुछ मिल गया है एंड ये मैं खोना नहीं चाहता हूँ। फिर वो प्यार कहाँ हुआ, वो तो ऑब्सेशन हुआ उस चीज़ से कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। तो वो वाला पॉइंट आता है कि इट्स नॉट एक्सट्रीम, इट्स ऑलवेज द बैलेंस, एंड वो चीज़ बैलेंस विल ओनली कम जब हम खुद से वो एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, सेल्फ लव वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, तब हमें खुद भी समझ में आए कि मैं दूसरे इंसान के लिए क्या क्या कर सकता हूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो। बिकॉज यू आर राइट अबाउट इट कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स। हमारी नीड्स हम खुद फुलफिल नहीं कर सकते, अगर कर रहे होते तो कर चुके होते, बट हम बहुत हद तक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली डिपेंडेंट है दूसरे इंसानों पर, एंड दैट्स ओके, अच्छी बात है। तभी तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन एज वेल। इसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है एक्सपेक्टेशंस। जैसे हमने अभी मेंशन भी किया कि यार हम सामने वाले से या अपने पार्टनर से हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जैसे किसी कोटेशन में या कहीं डिस्कशंस में सुनने को आता है कि एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं रखनी चाहिए यार, अपने आप में भी आप खुश रहना सीखो। बट अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ खोखला रिलेशनशिप नहीं होगा, बिकॉज without expectation how will you be connected with each other? बिल्कुल, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स बिकॉज दैट पेव्स द पाथ फॉर योर नीड्स टू बी मेट एज वेल। अगर आपकी रिलेशनशिप में नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या फायदा हुआ रिलेशनशिप का। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, रियलिस्टिक वर्सेस अनरियलिस्टिक, ये लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है, Right. because for that to happen you should be able to understand the other person as well. And like I mentioned, we often are so much obsessed with ourselves that we're not able to understand the other person at all. हमें ये दिखता है कि मेरी ट्रिगर पॉइंट्स ये है तो तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, बट कभी हम ये सोच पाते कि मुझे तुम्हारी ये 5 ट्रिगर पॉइंट्स है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। हम तो फिर भी वही चीज़ें बोलते हैं। मुझे ये दिखता है कि मेरी ये नीड्स है तो मेरी फुलफिल होनी चाहिए, बट आपकी क्या नीड्स है इंपॉर्टेंट, क्या मैं फुलफिल कर रहा हूँ। तो समहाउ हम बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं खुद के साथ को, हम उन चीज़ों को रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आई थिंक वो समझना, एज मच एज किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो आपका एक स्टेट है, आपका एक प्लेस है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ यू शुड मेक द एफर्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एज वेल। इसमें भी ना बिकॉज लड़के और लड़कियों का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि लड़कियां एक्सप्रेस कर देती हैं, बोल देती हैं जो मन में आया फील, मैक्सिमम लड़कियां बोल देती हैं, उसमें कहीं भी इफ्स एंड बट्स नहीं होते। बट लड़के क्योंकि एक्सप्रेस वो नहीं कर पाते हैं, या उनको नहीं समझ आता है कि किस वर्ड्स में मैं इस चीज़ को बोलूँ, तो वो जो पार्टनर है या जो लड़की है वो कैसे समझ सकती है कि यार सामने वाले के हाँ शायद ये एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। अगर कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं है, देन व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ गर्ल टू अंडरस्टैंड? आई थिंक वही बात है कि शायद हम काफ़ी बार ना एक चीज़ में इतना फिक्सेटेड हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें नहीं देख पाते। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज वर्बल, इट्स ऑलवेज ऑल्सो नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स, इट इज ऑल्सो थ्रू एक्शंस एट टाइम्स। अगर हम ऑब्सेस कर जाएंगे ना कि वर्ड्स के थ्रू ही ये चीज़ें आनी चाहिए, तो हम बाकी चीज़ों को बिल्कुल ब्लाइंडेड हो गए उन चीज़ों के लिए।
कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, लेकिन कर रहा है इंसान, वो ट्राई कर रहा है, आपको ले जा रहा है वॉक पे, आपको ले जा रहा है डेट्स पे, आपके लिए ये रोज ले आ रहा है, बट आपको नहीं, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो हम इतने ऑब्सेस हो गए इन चीज़ों के ऊपर कि हम बाकी चीज़ देख ही नहीं रहे। तो वो पार्ट को आई थिंक वो ओपन माइंड के साथ देखना, ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि क्या व्हाट द पर्सन इज रियली डूइंग फॉर द रिलेशनशिप। एंड जब उसे एक लविंग एनवायरनमेंट दिखेगा ना कि अच्छा माई दीज थिंग्स आर गेटिंग अप्रिशिएटेड, तो वो और करना चाहेगा। हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा है जो अप्रिशिएशन ढूंढ रहा है, जो अप्रिशिएशन मिलेगा तो वो और ट्राई करना चाहेगा। प्रॉब्लम जो लोग चुप हो जाते हैं ना, चुप इसलिए होते हैं बिकॉज उनको अप्रिशिएशन मिलना बंद हो जाता है घर वालों से, तो कुछ नहीं ट्राई करना चाहते, लेकिन करते फिर भी है, इंसान तो वो भी है। तो जब हम एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर इन चीज़ों को पकड़ लेना, क्योंकि इन चीज़ों में अप्रिशिएट करें उनको, जो चीज़ वो सच में कर रहे हैं, तो शायद वो और कुछ ट्राई करना चाहेंगे फिर, बिकॉज दे आर गेटिंग रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। तो आई थिंक वो ओपन माइंड से देखना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्शंस को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शंस को, मतलब हर चीज़ को, नॉन वर्बल चीज़ों को, एक्शंस को, वर्ड्स को, हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। अच्छा शिवम, तो एक मूवी है कबीर सिंह जिसमें मतलब यही जो दिखाया बताया आपने कि उसके एक्शन को नोटिस करो, उसके वर्ड्स को नोटिस मत करो। सो उसके एक्शंस काफ़ी वायलेंट होते हैं, बट आजकल लड़कियों को ये चीज़ भी काफ़ी पसंद आता है कि यार मतलब जो लड़के बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, प्लस मतलब एक बैड बॉय वाली जो इमेज होती है, तो वो लड़के काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सो व्हाई इज़ दैट? दो रीज़न है। Often bad boys come at the face of confidence. Women are attracted to confident people. और bad boys दिखते हैं confident. And most of the good boys are very boring. That's the truth. Most of the good boys are very boring. They don't have the confidence. They cannot speak to you properly. They will not take big risks. तो boring ही हो गया ना. तो naturally unattractive हो गए. और जो bad boys है, वो काफी बार confidence को दिखाते हैं. They're not confident. I'm not saying they're confident either. They're also very insecure. That is why they're taking the wrong route as well. तो भी underconfident, but on the face of it confident दिखते हैं. तो शायद वो डिसीव हो जाते हैं बाकी लोग, लड़कियां स्पेशली, कि शायद यही कॉन्फिडेंट है और शायद वो मेरे लिए फाइट करेगा, मेरे लिए अथॉरिटी लेगा, मेरे लिए इतना कुछ करेगा, क्योंकि द पर्सन इज वेरी रिस्क टेकर, राइट? तो उनको लगता है शायद ये मेरे लिए भी सारी चीज़ें करेगा। बट प्रॉब्लम तो वही था कि आपने एज अ होल नहीं स्टडी किया उस इंसान को, आपने बस एक ट्रेट पकड़ लिया। एंड सेम चीज़ अबाउट द गुड बॉयज एज वेल। एंड प्रॉब्लम वही सी अगेन, मेरे ख्याल से ना, जो नाइस बॉयज वाला पॉइंट होता है ना, कि देर आर नाइस बॉयज या गुड बॉयज वाला जो पॉइंट आता है, I would not consider a person a nice person or a good person if they cannot take a stand for themselves. Then they are a weak person. Because वो डर के रह रहे हैं, फिर वो नाइस नहीं हुए, वो डरे हुए हैं। वो डर के ना आपकी बात करे ना अपनी बात करे, वो चुपचाप बैठे हुए। That's not nice. That's being in fear. A nice person would be someone who can take stand for himself or herself and also what is right for them. अगर आप डर के बैठ जाओ, कुछ बोलो ही ना, तो फिर तो लगेगा ना कि ठीक है, क्या ही है इसका वैल्यू। तो वो वाला पॉइंट है। तो दैट इज वाई वुमेन को अट्रैक्टिव ज्यादा वो फीचर लगता है कि दिस पर्सन कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, दिस पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। काफी माचो मैन है, काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। तो राइट, हाँ, जैसे रणबीर कपूर की ये मूवी थी ना, एनिमल में, हाँ, तो वही पॉइंट है। उसके उन केसेस में भी यही पॉइंट आ जाता है ना कि दिखता है वो ऑन द वेरी स्ट्रांग, वेरी अपफ्रंट, वेरी अट्रैक्टिव ऑन द फेस ऑफ इट, बट अगर आप सिर्फ उस फेस वैल्यू पे जाकर डिसीजन ले लेते हो, देन यू आर मेकिंग अ रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम मतलब तुम उस बंदे को ये भी तो अथॉरिटी दे रहे हो, जैसे एनिमल मूवी में ये दिखाया था कि यार तुम आके मेरे साथ फिजिकल वायलेंस करो, कबीर सिंह में भी यही दिखाया था, फिजिकल वायलेंस करो, एंड एज अ गर्ल आई एम ओके विद इट। हाँ, तो वो चीज़ तो गलत है ना, मतलब आप एक गलत तरीके को प्रमोट कर रहे हो। एंड उस चीज़ को माफ़ करना, क्योंकि एनिमल में तो यही दिखाया था ना कि वो ठीक है, थोड़ा बहुत उसने उसके साथ गलत बिहेव किया, मिसबिहेव किया, एंड फिर उसने सॉरी बोला एंड मतलब दे पैच्ड इट अप। तो ये तो एक बहुत ही रॉन्ग एग्जांपल भी सेट कर रहा है। बिल्कुल, वो तो गलत कर ही रहा है एग्जांपल सेट। एंड प्लस उनके दिमाग में भी शायद इतनी लिमिटेशंस आ जाते हैं सेल्फ वर्थ के हिसाब से कि उनको लगता है कि शायद दिस इज व्हाट आई डिजर्व एंड मुझे इससे बेटर कोई मिलने वाला ही नहीं है, तो दे कीप ऑन सस्टेनिंग द सेम रिलेशनशिप। ये भी ट्रॉमा बेस्ड रिस्पॉन्स है कि आपको लगता है कि मुझे इससे बेटर मिलेगा ही नहीं कोई, तो मैं जो है वही तो रख लूं। और ये तो शायद नॉर्मल है, बिकॉज काफी लोग ये बोल देते हैं कि तो नॉर्मल, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना तो चलता है घरों में, विच आर वेरी रॉन्ग थिंग्स टू से, बिकॉज आप गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो सारी चीज़ों के लिए। तो वो पॉइंट भी, इन्वायरमेंट, लोग, अपना अवेयरनेस बहुत कुछ रोल प्ले करता है कि आप क्या डिसाइड करो कि मेरी व्हाट आर द बाउंड्रीज आई नीड टू ड्रॉ इन रिलेशनशिप फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पार्टनर एज वेल। बट इस सिचुएशन में सपोज अगर किसी को, लड़की को पता है कि यार मेरे साथ ना गलत हो रहा है, जैसे नार्सिसिस्ट बिहेवियर हमने बात करी कि हाँ मेरा पार्टनर मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है, नार्सिज्म
हो रहा है मेरे साथ एंड इट्स बैड, मैं उससे निकलना चाहती हूँ बट मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं दूसरी साइड मुझे ये भी फीलिंग है जैसा आपने मेंशन किया कि यार इससे बेटर शायद मुझे ना ही मिले आगे जाके, क्योंकि वो सेल्फ वर्थ पे डाउट है। वहाँ पे एक लड़की किस तरीके से खुद को समझाए या क्या वो स्टेप्स ले सकती है आगे? आई थिंक सबसे पहला पार्ट है ना कि जब आप खुद से अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू टॉक टू अदर पीपल अराउंड यू, एंड पीपल हु आर कैन गिव यू अ सेंसिबल ओपिनियन एज वेल, नॉट जस्ट बायस्ड ओपिनियंस। आप अपने दोस्तों से बात करोगे वो आपको प्रमोट करते रहेंगे, हाँ बहुत प्रॉब्लम है, बट वी नीड सॉल्यूशंस एज वेल, वी नीड अ वेरी एक्यूरेट वे ऑफ सीइंग द एंटायर सिचुएशन, नॉट जस्ट अ बायस्ड ओपिनियन फॉर हिम और हर। तो वो ज़रूरी है बात करना। काफ़ी बार वो प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आ जाता है बिकॉज यू गेटिंग अ थर्ड पर्सन ओपिनियन टुवर्ड्स इट कि क्या करना चाहिए। एनीवे इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एक बड़ा चीज़ है, एक रिलेशनशिप एंड करना, निकलना उससे एक बहुत बड़ी चीज़ है। आसान हो गया डिवोर्स आज के लेवल पे, बट फिर भी एक बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, वेरी इजी स्टेप टू टेक। तो मुश्किल तो लगेगा, फिर भी एंग्जाइटी होगी उस पॉइंट पे, लेकिन एवेंचुअली अगर आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये चीज़ एनीवे वर्कआउट नहीं करने वाली है एंड इसका कोई पर्टिकुलर एंड नहीं दिख रहा है कहीं होते हुए, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा ना अपनी लाइफ को बिल्ड करने का, रीबिल्ड करने का। आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा, उससे तो बेटर ही इससे होगा। बेटर ही होगा। तो अब आ जाते हैं शिवम रैपिड फायर पे, जहाँ पे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको फटाफट क्विकली आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बॉलीवुड कपल जो बेस्ट इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाता है और एक जो वर्स्ट दिखाता है। आई नो बस कौन सा है। दिखाता है, अच्छा वर्स्ट में आई वुड से दिखाता है इन द सेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिखना वर्सेस एक्चुअली होना। मतलब दिखना दिखना में बेस्ट दिखाता है मेरे ख्याल से रणवीर एंड आलिया। नो रणवीर, दिखाने में अच्छा दिखाने में रणवीर एंड दीपिका, जो कि एक्चुअल सही नहीं, मुझे नहीं लगता सही है। और वर्स्ट दिखाने में रणवीर एंड आलिया, जो कि मुझे लगता है वो भी सही, जो प्रोजेक्ट कर रहे लोग वैसा नहीं है। मतलब दे आर एक्चुअली कंपैटिबल, अंडरस्टैंडिंग। बट वो दिखता उल्टा है। हाँ बट एक परसेप्शन बन गया कि ही इज द रेड हाँ, फ्लैग और yes, समथिंग yes, लाइक हाँ। ओके। दूसरा जो क्या जस्ट फ्रेंड्स वाली थ्योरी एक मिथ है, और मतलब एक लड़का लड़की एक्चुअली दोस्त हो सकते हैं, या फिर हर लड़के के अंदर अपनी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए कभी ना कभी कोई ना कोई फीलिंग्स आई होंगी? See, majority cases में yes, but not necessarily. Depends on the maturity of the person, how they can handle their emotions. Feelings आना I still say कि बहुत एक बेसिक सी चीज़, आपको किसी के लिए फीलिंग्स आ सकती है, आप इंसानों आप अट्रैक्ट हो सकते हो चीज़ों से, बट आप उन फीलिंग्स पे कितना एक्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिफाइन करता है, राइट। मुझे गुस्सा में मन करता है किसी का मर्डर कर दूं, आई एम नॉट गोइंग टू मर्डर एनीवन, राइट। तो आई एम नॉट एक्टिंग अपॉन दोस फीलिंग्स। थॉट आना आई विल नॉट कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन, बट हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। एक फेमस बॉलीवुड डायलॉग जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी जस्टिफाई करता है। डायलॉग जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी डिस्क्राइब करता है, और मे बी एनी एग्जाम्पल, नॉट इवन बॉलीवुड, एनी एग्जाम्पल। आई थिंक जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम वी गेट यूज टू थिंग्स। जब कोई भी कपल एक पर्टिकुलर तरीके से आदत बन जाती है कि यही है, दिस इज व्हाट इट इज, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलने देते, क्या ही फर्क पड़ता है। वो वाला एग्जाम्पल कि जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट है तो साइलेंट ट्रीटमेंट ही है, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही घर ही चलता है, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं। तो आई थिंक वो लेबल कर देना विदाउट पुटिंग इन द हार्ड वर्क फ्रॉम ईदर द साइड्स, वो एक चीज़ डेफिनेटली। बॉलीवुड का कोई ऐसा ब्रेकअप सीन जो आपको एक्चुअली बहुत रिलेटेबल लगता है कि मैंने ऐसे ब्रेकअप्स इन रियल लाइफ काफी देखे हैं? तमाशा तमाशा, ओ दैट वाज आई थिंक द मोस्ट रियलिस्टिक yeah. पोर्ट्रेयल ऑफ अ ब्रेकअप, एंड जिस डेप्थ में दिखाया है उन चीज़ों को, फीलिंग्स एंड कैसे हाउ द बोथ पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द रिलेशनशिप एट द करंट स्टेज, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया था। दैट्स ट्रू। एक लाइफ एडवाइस जो आप सबको दोगे फॉर इमोशनल अवेलेबिलिटी इन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स। Take ownership of your emotions and take stand for your emotions. The moment you do that, you would know कि दूसरा इंसान कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो it will be very easy to judge and understand कि दूसरा इंसान इमोशनली अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप खुद पे ही काम नहीं कर रहे हो तो आप भी कंफ्यूज ही रहोगे कि क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। मतलब या तो अप्रिशिएट नहीं करोगे एफर्ट्स को, या फिर आप एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं उन्हीं को अप्रिशिएट करते रहोगे। बिकॉज आप खुद भी अपने में सिंक पे नहीं ना अपने इमोशंस के साथ। सो शिवम, एक फाइनल एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए जो उनके रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ, तो अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? Do not let emotions drive your relationships, or do not let logic define your relationship either. Find a very sweet balance. आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर प्योरली इमोशनल तरीके से इन्वेस्टेड हो, नॉट गोइंग टू वर्क आउट। प्योरली लॉजिकल वे पे इन्वेस्टेड हो, नॉट गोइंग टू वर्क आउट ईदर। फाइंड द स्वीट स्पॉट। एक हैप्पी, एक हेल्दी रिलेशनशिप में इमोशंस का भी उतना बड़ा रोल है जितना लॉजिक का रोल है।
बिकॉज अगर हम एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना के बैठ जाए यहाँ पर, जिसमें प्यार है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, नो फायदा ऑफ दैट। और सिर्फ प्यार ही है लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं है, वो भी एक बहुत रेसिपी फॉर डिजास्टर बन जाएगा। तो फाइंड द स्वीट स्पॉट एंड उनको बैलेंस करके चलो। Great, amazing. Thank you so much, Shivam, for your time and very amazing advices on emotional intelligence and self-help. थैंक यू सो मच फॉर Great to have you. Thank you, Shivam. Thank you.